हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट अपन ने स्टार्ट कर दिया था। शब्दावली टॉपिक अपना चल रहा है, टर्मिनोलॉजी। पिछली क्लास में हमने संपत्तियों के बारे में बात करी थी, एसेट्स। एसेट्स भी बहुत तरह की संपत्तियाँ, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। फिर दो तरह की एसेट्स और थी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, दृश्य संपत्तियाँ, अदृश्य संपत्तियाँ। संपत्तियों की परिभाषा है कोई भी वह मद जिस पर व्यापार का, स्वामी का अधिकार हो, उसे हम संपत्तियाँ कहते हैं। स्थायी संपत्तियाँ वो जिन्हें एक लंबी अवधि तक परिवर्तित नहीं किया जाता, जिनमें डे टू डे फ्लक्चुएशन नहीं होता, जो लंबे समय तक बनी रहती है। चालू संपत्तियाँ वो जो वर्ष में अनेक बार परिवर्तित होती है। स्थायी संपत्तियाँ, इनके कुछ एग्जाम्पल्स, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, रोज़ रोज़ नहीं खरीदते। कंप्यूटर भी रोज़ रोज़ नहीं खरीदते बेचते। मोटर कार, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सभी फिक्स्ड एसेट्स है। करंट एसेट्स वो जो साल में अनेक बार परिवर्तित हो, जैसे कैश बैलेंस, जो आपके पास कैश पड़ा है। बैंक बैलेंस डेली फ्लक्चुएट होता है। स्टॉक, दुकान में जो गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है वो भी डेली फ्लक्चुएट होता है। बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी आपके लिए करंट एसेट्स हैं। देन दृश्य और अदृश्य। दृश्य संपत्तियाँ वो जिन्हें बाहरी आंखों से देखा जा सके, और अदृश्य वो जिन्हें देखा नहीं जाए। तो अदृश्य की हम बात करें, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, इसके 4 एग्जाम्पल्स लिखाए थे मैंने आपको। गुडविल, ख्याति, पेटेंट, एकस्व, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह। कल शायद यहाँ तक हमने बात करी थी। संपत्तियों को भी 4 भागों में बांट दिया था। आज संपत्ति का 5वां प्रकार, कृत्रिम संपत्तियाँ। फिक्टिशियस एसेट्स, ये संपत्ति का 5वां प्रकार। संपत्तियां भी बहुत तरह की, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड देन फिक्टिशियस, कृत्रिम संपत्तियां। अब इसकी परिभाषा देखिए। ऐसी संपत्तियां जो वास्तव में विद्यमान नहीं होती, परंतु कानूनन इन्हें संपत्ति की मान्यता दी जाती है, कृत्रिम संपत्तियां कहलाती हैं। कृत्रिम संपत्तियां वो, कृत्रिम नाम से ही पता लग रहा है, आर्टिफिशियल। ओरिजिनल, रियल में वो कोई एसेट्स नहीं है, वास्तव में वो विद्यमान नहीं है, बट फिर भी लीगली, कानूनन दृष्टिकोण से किसी विधान के अंतर्गत उन्हें यहाँ पर संपत्ति माना जाता है। संपत्ति है नहीं, बट उनको संपत्ति माना जाता है। तो ऐसी संपत्तियों को हम किस नाम से जानते हैं? कृत्रिम संपत्तियां। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्च, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट on issue of shares, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन।
फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अभी केवल 3 ही नाम मैंने लिखे हैं। कृत्रिम संपत्तियों के 3 उदाहरण: प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर बट्टा और अभिगोपन कमीशन। कृत्रिम संपत्ति की परिभाषा है ऐसी संपत्ति जो वास्तव में विद्यमान नहीं, रियल में है नहीं, बट फिर भी कानूनन लीगली उन्हें संपत्ति माना जाता है, एसेट्स एज्यूम किया जाता है, मानना है कि ये आपकी संपत्ति है, इसी कारण से इसे आगे लेके जाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं: प्रारंभिक व्यय, अंशों या ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा और अभिगोपन कमीशन। अब ये तीनों नाम क्या है, इसका टॉपिक अपने बाद में आएगा। अभी हाल फिलहाल आपको केवल ये नाम ही याद रखना है, नाम याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कोई 2 कृत्रिम संपत्तियों के उदाहरण दीजिए, तो आपको इनमें से कोई भी 2 कृत्रिम संपत्तियों के उदाहरण देने हैं, या तो प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या अंशों के निर्गमन पर बट्टा, और या अभिगोपन कमीशन। अब ये होता क्या है, जब इसका अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब आपको हम बताएंगे। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कृत्रिम संपत्तियाँ, यस, तो ये शब्दावली में 10 पॉइंट हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। एसेट्स के अभी ये सब क्लासिफिकेशंस थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे अगला पॉइंट, दायित्व। तो 12th नंबर का पॉइंट अब अपना रहेगा दायित्व, लायबिलिटी। या 11th नंबर का पॉइंट है। टोटल 10 पॉइंट अपन ने कर लिए हैं। अभी हम 11th पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, दायित्व, लायबिलिटी। नाम से ही पता लग रहा है कि लायबिलिटी का मीन्स क्या है। लायबिलिटी बोले तो व्यापार का कोई भी पेमेंट करने का उत्तरदायित्व, जो कि भूतपूर्व पिछली घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। अगर फर्म ने कोई ऑब्लिगेशन किया है कि उसे कोई पेमेंट करना है पर्टिकुलर किसी डेट को या कोई अनसर्टेन डेट को, तो इसे हम यहाँ दायित्व के नाम से जानेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लें। भूतपूर्व घटनाओं के कारण व्यापार का किसी अन्य पक्ष को कुछ राशि भुगतान करने का उत्तरदायित्व, ऑब्लिगेशन, दायित्व कहलाता है। भूतपूर्व घटनाएं, उसके कारण व्यापार को कुछ राशि भुगतान करनी पड़ेगी। मान लो हमने दिल्ली वाले से 1 लाख रुपए का माल उधार खरीदा, माल खरीद लिया है उधार। बताओ अपना क्या लायबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या उत्तरदायित्व है कि हम अब उसको वो 1 लाख रुपए का पेमेंट करें। यस, दैट इज़ आवर लायबिलिटी। उधार माल खरीदा है तो क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कुछ पास्ट इवेंट्स ऐसी हुई है, कुछ पिछली घटनाएं हुई है, हमने माल खरीदा था, उसके बदले में पैसा देना। बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन लिया है, ये घटना घटित हो चुकी है। अभी मेरा उत्तरदायित्व है वापस क्या करने का, भुगतान, कि मैं उसके लोन की किस्त, उसका पेमेंट समय पर करूं। लाइट का बिल आया, पास्ट इवेंट, लाइट हमने कंज्यूम कर ली, अभी बिल का पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी अपनी यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी है। तो दायित्व का बड़ा सिंपल सा मतलब, कोई भी राशि अगर किसी अन्य पक्ष को चुकाना बकाया हो, कोई भी अपना ऑब्लिगेशन जो किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना ड्यू हो, उसे हम यहाँ दायित्व के नाम से जानेंगे। अकाउंटिंग की भाषा में हर एक शब्द का मतलब स्पेशल है। यहाँ दायित्व का मतलब क्या है, कुछ पास्ट इवेंट ऐसी होनी चाहिए
उसकी वजह से पेमेंट करने का अपना कोई ऑब्लिगेशन, दायित्व, उत्तरदायित्व आया हो तो उसे हम यहाँ लाइबिलिटी कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्रेडिटर्स, लेनदार, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हिंदी में कहेंगे बैंक अधिविकर्ष, बिल्स पेएबल, देय बिल, डिबेंचर्स, ऋण पत्र, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बकाया व्यय। तो ये सब लाइबिलिटी के आपके एग्जांपल्स हैं। जिसको भी किसी भी नाम से अगर पेमेंट करना बाकी है दैट इज नॉन एज लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, लेनदार। लेनदार का मतलब है आपने भी दिल्ली वाले से 1-2 लाख रुपए का माल खरीदा तो उसे 1-2 लाख रुपए भी देना बाकी है। तो जो पार्टी है उस पार्टी को हम यहाँ पर किस नाम से जानेंगे? क्रेडिटर। कि वो पार्टी हमारी क्रेडिटर है, हमारी लेनदार है, लेने वाली है, वो हमसे पैसा मांगते हैं तो उन्हें 1-2 लाख रुपए चुकाना अपना दायित्व है। कल देनदार शब्द भी आया था, वो संपत्तियों में था। देनदार बोले तो हमारे कस्टमर्स जिसको हमने उधार माल बेचा है और उनसे कुछ राशि प्राप्त होना भी बकाया है, वो देनदार, वो संपत्ति में आएगा। डेटर्स ये कौन है? क्रेडिटर्स, लेनदार, इनको पैसा चुकाना बाकी है। बैंक लोन, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, बैंक से लोन लिया है, इसका भी पेमेंट करना भी बाकी है, तो ये भी हमारा दायित्व है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, इसका मतलब समझो कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। हमने बैंक में 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया बट हमने बैंक से 22,000 रुपये निकाल लिए। यस, कभी कभी बैंक आपको ऐसी सुविधा देता है कि आप आपके खाते में जमा राशि से अधिक राशि भी आहरण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बैंक में जमा धन से अधिक राशि अगर निकाली गई, 20,000 की जगह 22,000 मैंने निकाल दिए, बताओ मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या ऑब्लिगेशन यहाँ क्रिएट होगा कि मुझे 2,000 रुपये वापस बैंक को चुकाना भी बाकी है। मैंने जमा तो 20 ही कराए थे, कितने निकाल लिए अभी? 22 ना, तो 2,000 रुपया देना अभी बाकी है। तो इसी 2,000 रुपीज़ को यहाँ हम किस नाम से जानेंगे? बिल्स पेएबल, सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष के नाम से। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल, देय बिल। अगर कोई बिल हमने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हम इसका भुगतान करेंगे, तो उसका जितना भी पेमेंट करना बाकी है वो राशि भी हमारा क्या हुआ? दायित्व हुआ। नाम से ही पता लग रहा है, बिल्स पेएबल, जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है। कल भी एक नाम आया था बिल्स रिसीवेबल, वो आपकी एसेट्स थी। रिसीवेबल वो तो प्राप्त होने योग्य है, ये पेएबल ये भुगतान करने योग्य है, तो भुगतान करना पड़ेगा, तो ये हमारा दायित्व होगा। डिबेंचर्स, ऋण पत्र। डिबेंचर्स बोले तो बैंक किसी कंपनी ने सामान्य जनता में लोन लेने के पर्पज से डिबेंचर्स इशू करे हैं, ऋण पत्र इशू करे हैं, जिन पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो कंपनी ने लोन लिया है डिबेंचर पेपर इशू करके, तो इस डिबेंचर का भी पेमेंट करना अभी बाकी है, ये भी हमारा क्या है? दायित्व है। ये आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अभी इसका केवल नाम ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया व्यय। अगर कोई पेमेंट करना बाकी चल रहा है, लाइट का बिल आ गया, ड्यू हो गया, बट हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया,
तो जितनी राशि का भुगतान करना बकाया है वह खर्च भी हमारे लिए क्या हो गया, दायित्व हो गया कि अभी इसका पेमेंट करना बाकी है। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। कोई भी धनराशि जिसको चुकाना बकाया है, द फर्म इज़ ऑब्लाइज्ड, फर्म ने ऑब्लाइज किया है कि भाई कोई पेमेंट करना बाकी है, तो इन सभी ऑब्लिगेशंस को हम किस नाम से जानेंगे, दायित्व के नाम से। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जिस प्रकार संपत्तियां 5 तरह की थी, उसी प्रकार दायित्व भी यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। एक दायित्व का नाम है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी, और दूसरा है गैर चालू दायित्व, नॉन करंट लायबिलिटी। चालू दायित्व का मतलब है ऐसे दायित्व जो वर्ष में अनेक बार परिवर्तित होते हों। ऐसा दायित्व जिसकी अमाउंट साल में कितनी ही बार फ्लक्चुएट होती है, फॉर ए वेरियस टाइम, बहुत अधिक बार चेंज होती रहती है। कभी दायित्व की राशि कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे दायित्वों को किस नाम से जानते हैं, चालू दायित्व। और गैर चालू दायित्व इसका बिल्कुल रिवर्स, जिसकी अमाउंट अनेक सालों में चेंज होती है, साल में कितनी ही बार ज़्यादा चेंज नहीं होती। ऐसा दायित्व जिसका पेमेंट करने का लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है, फॉर मोर देन 1 ईयर। यस, अभी हम एग्जाम्पल्स की बात करें। चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी, जो साल में कितनी ही बार चेंज हो जाए। जैसे अभी हमने पीछे लायबिलिटीज़ लिखी थी, उन्हीं में से सेलेक्ट करो कि कौन कौन सा करंट लायबिलिटी होगा, एक साल में अनेक बार चेंज होगा। जैसे क्रेडिटर्स, लेनदार, दिल्ली वाले को 1 लाख रुपया देना बाकी है, मैंने 50,000 दे दिया। कभी 50,000 का और माल खरीदा, कभी 10,000 दे दिया, कभी 20,000 का खरीदा, कभी 30,000 दे दिया। तो अमाउंट में फ्लक्चुएशन होता ही रहेगा वेरियस टाइम्स इन ए ईयर। एक साल में अनेकों बार परिवर्तन होगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अपने को सुविधा देता है, तो हम कितनी बार कभी 2,000 ज़्यादा निकालेंगे, कभी 1,000 ज़्यादा निकालेंगे, कभी 3,000 अपन ज़्यादा निकालेंगे। बिल्स पेएबल, जिन भी बिल का पेमेंट करना है, कभी पेमेंट कर देंगे, कभी नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जिनका पेमेंट करना बकाया है। आउटस्टैंडिंग बोले तो बकाया खर्च, पेमेंट करना अभी बाकी है, खर्चों का भुगतान करना बकाया है। तो लाइट का बिल कभी इस महीने बाकी होगा, कभी अगले महीने भी बाकी हो सकता है, तो अमाउंट फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो ऐसे दायित्व जिनकी राशि वर्ष में अनेक बार परिवर्तित हो, ऐसे दायित्वों को हम किस नाम से जानेंगे, करंट लायबिलिटीज। और जिनकी राशि वर्ष में अनेक बार परिवर्तित नहीं हो, ऐसे दायित्व जो लॉन्ग टर्म हैं, दीर्घकालीन हैं, ऐसे दायित्वों के उदाहरण बैंक लोन, आपने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई लोन लिया है, डिबेंचर्स, ऋण पत्र। ये पॉइंट अभी केवल ऐसे ही याद रखना है, इसका टॉपिक जब आगे आएगा तब बात करेंगे। तो ये लायबिलिटी भी आपके 2 तरह की, ऐसे दायित्व जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है और जिसकी अमाउंट वर्ष में अनेक बार परिवर्तित होती है, चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करें ऐसा जरूरी नहीं,
जिसका पेमेंट 1 वर्ष से अधिक अवधि के बाद भी किया जा सकता है और जिसकी राशि डेली चेंज नहीं होती, वो गैर चालू दायित्व। इसका भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये अकाउंटिंग के 11 पॉइंट अभी तक अपने कंप्लीट हुए हैं। ये बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन ने अभी तक बात करी है। अकाउंटिंग की बहुत आधारभूत शब्दावली, इनका मतलब आपको कम से कम आना जरूरी है बहुत अच्छे से। अब हम कुछ क्वेश्चंस पुटअप करें तो उसका जवाब आप देने की पोजीशन में हो। थोड़ा सा क्विक रिवीजन अपन अभी तक का कर लेते हैं। अभी तक जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं उन्हीं का। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? पूंजी। व्यापार में व्यापारी द्वारा जो भी कुछ लगाया गया, दैट इज नॉन एज कैपिटल। कितने आइटम लगा सकता है व्यापार में? घर से दुकान में लेके आना है, कैश ला सकता है, एसेट्स ला सकता है और माल गुड्स भी ला सकता है। संपत्ति, माल और नगद, 3 आइटम ला सकता है। ये व्यापार में इंट्रोडक्शन व्यापार चालू करते समय भी किया जा सकता है और कभी भविष्य में व्यापार का विस्तार करना हो तो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देन ड्राइंग्स, व्हाट इज ड्राइंग्स? आहरण, कैपिटल का बिल्कुल रिवर्स। व्यापार से कुछ धनराशि निकालना फॉर पर्सनल यूज, अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से कुछ धनराशि निकालना, इसे हम किस नाम से जानते हैं? आहरण। सबसे पहला पॉइंट हमने कैपिटल की बात किया था और दूसरा ड्राइंग्स। कैपिटल पूंजी, स्वामी ने व्यापार में जो कुछ भी इंट्रोडक्शन किया। ड्राइंग्स, व्यापार से कुछ भी आपने निकाला, चाहे वो नगद हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो माल हो, बट होना चाहिए फॉर पर्सनल यूज। देन इसके बाद हमने बात किया था परचेज। व्हाट इज परचेज? माल का क्रय, खरीदना, बट कुछ भी नहीं खरीदना, केवल माल खरीदना फॉर रीसेल पर्पज। कपड़े की दुकान में अगर कपड़ा खरीदेंगे, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट या गारमेंट से रिलेटेड कोई आइटम, तो ही आपको परचेज कहना है। आपने अगर पंखा खरीदा, आपने अगर कूलर खरीदा, आपने अगर फर्नीचर खरीदा, तो उसे हम यहाँ परचेज नहीं कहते अकाउंटिंग की भाषा में। सेल्स, जस्ट लाइक दिस, सेम टू सेम, विक्रय। केवल और केवल माल बेचना, कपड़ा बेचेंगे तो ही सेल कहेंगे। आपने अगर फर्नीचर बेच दिया, पुराना पंखा बेच दिया या पुराना कंप्यूटर बेचा, तो उसे हम सेल्स नहीं कहते। इन्हीं से रिलेटेड परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ये परचेज का रिवर्स और ये सेल्स का रिवर्स। दिल्ली से माल खरीदा था 1 लाख का, 10,000 का यहाँ नहीं चलता या डिफेक्टिव है, गड़बड़ है, तो उसको अपन वापस क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। पहले परचेज किया था दिल्ली से, अभी वापस उसको रिटर्न कर दिया, तो क्या नाम दिया है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न कौन करता है? हम रिटर्न करेंगे हमारे सप्लायर को। हु विल रिटर्न? द बिजनेसमैन विल रिटर्न। टू हुम? किसको रिटर्न करेगा? टू सप्लायर। व्यापारी माल लौटाएगा सप्लायर को, माल के आपूर्तिकर्ता को। सेल्स रिटर्न, मैंने सेल किया था, मेरे कस्टमर को मैंने 5 ड्रेस सेल करी थी कल, और उसमें से उसने 5 ही ड्रेस वापस रिटर्न कर दी, दैट इज़ नॉन एज सेल्स रिटर्न। पहले सेल किया था, अभी रिटर्न होकर के आ गया। इसमें कौन किसको रिटर्न करता है? अपना कस्टमर अपने को रिटर्न करता है। व्यापारी का कस्टमर व्यापारी को रिटर्न करता है, दैट इज सेल्स रिटर्न। इसमें रिटर्न करने वाले पर्सन्स अलग अलग है। नेक्स्ट हमने बात करी थी माल, गुड्स। जिस भी आइटम कमोडिटी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसका लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसकी खरीद फरोख्त, खरीदना बेचना बार बार जारी रखते हैं, दैट इज नॉन एज गुड्स फॉर रीसेल पर्पज। देन हमने बात करी थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो माल खरीदने से लेकर के
गोडाउन में लाने तक के बीच से संबंधित हो, खरीदने से लेकर के गोडाउन में आया, इन बिटवीन जो भी खर्चा हुआ दैट इज नॉन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसके एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, वो आपको याद होने चाहिए विद स्पेलिंग, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे माल खरीदा सप्लायर से, तो सप्लायर के वहाँ से ट्रांसपोर्ट तक माल ले जाने के लिए वेजेस देना पड़ेगा। वहाँ से अपने यहाँ के ट्रांसपोर्ट तक माल आएगा तो कैरियर्स इनवर्ड, आवक गाड़ी भाड़ा या कार्टेज देना पड़ेगा। रेलवे से लेकर के आए तो रेलवे फ्रेट आपको देना पड़ेगा। और जैसे ही माल सिटी के अंदर एंटर होगा तो एक पहले टैक्स लगा करता था चूंगी, ऑक्ट्रॉय भी आपको देना पड़ेगा। अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज आपने परचेज करे हैं तो उसके लिए रॉयल्टी, अधिकार शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। अगर विदेशों से आपने माल खरीदा है तो इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर, माल खरीदने से लेकर के गोडाउन में आने तक से संबंधित जितने भी खर्च हैं उन सभी खर्चों को यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जाना गया है। इसके अलावा प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्च, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कोई भी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च हुआ तो उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से ही जानना है। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्च। डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जो भी खर्च हैं उन सबको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की श्रेणी में रखा गया। रेंट, सैलरी, दुकान का किराया देना पड़ेगा, कर्मचारी वर्किंग करते हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, लाइट का बिल हर महीने आएगा, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पेट्रोल, डीजल, ऑयल ग्रीस, बहुत सारे ढेर सारे खर्चे। डायरेक्ट के अलावा जो भी बचे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का हो, चाहे लीगल कानूनी खर्च हो, चाहे वो ऑडिट फीस हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, पोस्टेज एंड स्टैंप्स हो, इन सब के एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखा दिए थे। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था एसेट्स एंड देन लास्ट लाइबिलिटीज। एसेट्स भी 5 तरह की थी, संपत्तियां, करंट, नॉन करंट, सॉरी फिक्स। देन एसेट्स में 2 तरह की एसेट्स और थी, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और लास्ट थी कृत्रिम संपत्तियां। ऐसे ही दायित्व भी 2 तरह के थे, चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। तो हमने आज अभी यहाँ तक की बात करी है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि रोज़ हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, बट बहुत अच्छा आपको कवर करना है, क्योंकि अभी 11th क्लास सब्जेक्ट बिल्कुल नया, फील्ड बिल्कुल नया, अभी ये केवल ABCD चल रही है। अगर ABCD आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग अगर कर लिया है तो आगे आपको बिल्डिंग बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी नींव अगर मजबूत हुई, 11th में आपने अगर अच्छे से समझा तो आगे आपको लाइफ लॉन्ग कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ध्यान रहे, रेगुलरली हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से आपको इनको बार बार वापस देखना है, स्पेशली वर्डिंग्स पे आपको फोकस करना है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कोई 2-3 दायित्वों के उदाहरण दीजिए, गैर चालू दायित्व के उदाहरण दीजिए, संपत्तियों में अदृश्य संपत्तियों के उदाहरण दीजिए, स्थायी संपत्तियों के उदाहरण दीजिए, प्रत्यक्ष व्यय के उदाहरण दीजिए या अप्रत्यक्ष